नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का एग्जाम मॉन्क चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीपीएससी कंसेप्ट वाला के द्वारा 70वीं बीपीएससी के लिए मॉक टेस्ट 6 जो पब्लिश किया गया है उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इस टेस्ट पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन है, जिसके पहले 55 क्वेश्चन को हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग इस टेस्ट पेपर के क्वेश्चन नंबर 56 से डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 56 से। तो क्वेश्चन नंबर 56 जो है यह आपको मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये 56 का, ये देखते हैं क्या 56 का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है with reference to proposal of Cripps mission, consider the following statement. The Constituent Assembly would have members nominated by provincial assemblies as well as princely state. तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने की बात जो क्रिप्स मिशन में की गई थी, उसमें जो मेंबर्स होंगे वो नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज और प्रिंसली स्टेट दोनों के द्वारा। यह स्टेटमेंट आपको गलत है। यहाँ पर प्रोविंशियल असेंबली से नॉमिनेट नहीं किया जाएगा, प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होगा। प्रोविंशियल असेंबली से आपको क्या होगा, इलेक्टेड होगा। तो यहाँ पर दोनों के लिए नॉमिनेटेड दिया गया है, इसलिए यह पॉइंट आपको गलत है। उसके बाद है एनी प्रोविंस व्हिच इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन ए सेपरेट एग्रीमेंट विथ ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। तो कोई प्रोविंस जो एनी प्रोविंस व्हिच इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कोई प्रोविंस जो नया कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वो क्या कर सकता है, टू साइन ए सेपरेट एग्रीमेंट विथ ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। तो यह भी सेकेंड पॉइंट आपको क्रिप्स मिशन से रिलेटेड सही है। पहला स्टेटमेंट आपको गलत है, सेकेंड पॉइंट आपको सही है। इसमें पूछा व्हिच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट एबव इज और आर करेक्ट। तो इसमें क्या है, आपको करेक्ट केवल ऑप्शन बी है, फर्स्ट जो है ऑप्शन गलत है। तो हम लोग एक बार डिटेल ढंग से देख लें क्रिप्स मिशन में कब आया था और क्या क्या इसके कुछ प्रोविजंस हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए क्रिप्स मिशन जो है आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 1942 में आया था। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स डिक्लेरेशन जो है यह अनाउंस हुआ था। Soon after reaching India, Sir Stafford communicated the draft declaration to the members of Executive Council and 2 days later to the Indian leaders. On March 29, these proposals were made public at press conference. तो क्रिप्स मिशन में जो प्रपोजल था वह कब पब्लिक हुआ, 29 मार्च 1942 को यह प्रपोजल जो है आपको पब्लिक किया गया इंडियन पीपल के समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय आया था। इसमें जो सब पॉइंट था क्रिप्स मिशन में, यह जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देख लेते हैं। इमीडिएटली अपॉन सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज स्टेप्स शैल बी टेकन टू सेट अप इन इंडिया इन ए मैनर प्रिस्क्राइब्ड हियर आफ्टर एन इलेक्टेड बॉडी चार्ज विद द टास्क ऑफ फ्रेमिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो यह क्रिप्स मिशन में पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी को बनाया जाएगा। पहला स्टेटमेंट यही है। तो अगस्त ऑफर में भी बोला गया था जो वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाया जाएगा, और इस मिशन में भी ये स्टेटमेंट बोला गया। सर प्रोविजन शैल बी मेड एट सेट आउट बिलो फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनेगा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, वह कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी का मेंबर कौन होगा, तो यहाँ पर लिखा गया है ये सब तरीका। His Majesty Government undertake to accept and implement forthwith the Constitution so found। ये कह रहा जो ब्रिटेन का मेजेस्टी है, किंग है, वह जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। उसका द राइट ऑफ एनी प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया दैट इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू रिटेन इट्स प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन constitutional position provision being made for its subsequent accession if it so decide। तो यह आपको सेकंड ऑप्शन था।
अगर कोई भी जो अभी प्रोविजंस है, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन जो बनने वाला उसको वह एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वह जो प्रोविजंस है वो अपने लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, वो एक नया तरीके से एग्रीमेंट कर सकता है ब्रिटेन के साथ। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, द राइट ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया दैट इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू रिटेन इट्स present constitutional provision being made for its subsequent accession if it so decide। यह भी आपको सेकंड था। उसके बाद जो आपको पहला ऑप्शन में था, जो प्रिंसली स्टेट जो है, प्रिंसली स्टेट मेंबर्स को क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा। और जो ब्रिटिश प्रोविजंस है, जो 11 ब्रिटिश प्रोविजंस है, वहां से क्या होगा, मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर है, ये हम आपको पढ़ के बता। देखिए, इमीडिएटली अपॉन द रिजल्ट बीइंग नोन ऑफ द प्रोविंशियल इलेक्शन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद क्या होगा, प्रोविंशियल इलेक्शन किया जाएगा। उसके में क्या होगा, प्रोविंशियल इलेक्शन होगा इमीडिएटली अपॉन रिजल्ट बीइंग नोन ऑफ द प्रोविंशियल इलेक्शन व्हिच विल बी नेसेसरी एट द एंड ऑफ हॉस्टिलिटीज, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द एंटायर मेंबरशिप ऑफ द लोअर हाउस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटर shall as a single electoral college proceed to the election of constitution making body by the system of proportional representation। तो ये जो आपको 11 प्रोविंस है, ब्रिटिश के प्रोविंस 11, उसके जो लोअर हाउस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, वहां से मेंबर्स क्या किया जाएगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी के लिए आपको इलेक्ट किया जाएगा। दिस न्यू बॉडी शैल बी इन ए नंबर अबाउट 1/10 ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। ये तो हो गया आपको ब्रिटिश प्रोविंस है। जो प्रिंसली स्टेट है उससे क्या होगा, इंडियन स्टेट शैल बी इनवाइटेड टू अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव इन द सेम मैनर प्रोपोर्शनल टू देयर पॉपुलेशन एज इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश इंडिया एज ए होल विद द सेम। तो शैल बी इनवाइटेड टू अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव। तो प्रिंसली स्टेट जो है यह क्या करेगा, अपना जो मेंबर है उसको, अपना जो है मेंबर उसको रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेजेगा। इंडियन स्टेट शैल बी इनवाइटेड टू अपॉइंट, ये अपॉइंट करेगा रिप्रेजेंटेटिव, अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगा था, तो अपना कोई आदमी को नॉमिनेट करेगा। तो प्रिंसली स्टेट किसी व्यक्ति को नॉमिनेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी में, और जो ब्रिटिश प्रोविंस है वह क्या करेगा, इलेक्ट करेगा। तो ये इलेक्शन शब्द था, और ये क्या है, अपॉइंट करेगा। यह दोनों पॉइंट से आपको जो पहला ऑप्शन था वह क्लियर हो गया, जो पहला ऑप्शन आपको गलत था। ठीक है, यहां पर समझ में आ गया जो यह क्यों गलत है। तो नॉमिनेटेड केवल प्रिंसली स्टेट के लिए सही था, और प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए इलेक्शन था। तो यह दूसरा गलत हो गया, पहला गलत हो गया आपको, और दूसरा जो है सही है। एनी प्रोविंस व्हिच इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन ए सेपरेट एग्रीमेंट व्हिच विद द ब्रिटिश रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। इस तरीके से आपने देखा, तो यह यहाँ पर जो है ऑप्शन सेकंड सही है, और फर्स्ट जो है वह आपका गलत है। अब हम लोग वेबल प्लान पर क्वेश्चन है। तो क्रिप्स मिशन के जाने के बाद आपको कौन सा प्लान आता है, वेबल प्लान आता है। जो अगस्त ऑफर से जो कहानी शुरुआत होती है, और आपको जो 1947 में हमें आज़ादी मिलती है, यह अच्छी तरीके से आपको समझना है। अगस्त ऑफर में क्या हुआ, अगस्त ऑफर से में ऐसा क्या बेनिफिट नहीं था जो क्रिप्स मिशन में था। क्रिप्स मिशन और वेबल प्लान में क्या अंतर है, वेबल प्लान और कैबिनेट मिशन में क्या अंतर है, यह बहुत जरूरी है समझना। विथ रेस्पेक्ट टू वेबल प्लान ऑफ 1945, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के अनुसार ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, with respect to Wavell Plan of 1945, consider the following statement. According to the plan, all members of Executive Council were to be Indians except the Governor Generals and Commander in Chief। तो वेबल प्लान में क्या कहा गया था, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जितने मेंबर होंगे वह इंडियन होंगे एक्सेप्ट गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ। तो यह जो है 47 का आपको पहला पॉइंट, यह जो पॉइंट है आपको यहाँ पर सही है। उसके बाद इट प्रपोज दैट द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल इंडिया टू हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम। यह भी पॉइंट आपको सही था। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा गवर्नर जनरल का, उसमें इक्वल नंबर ऑफ हिंदूज और मुसलमान होगा। तो यह भी सेकंड पॉइंट सही है। इट वाज एक्सेप्टेड बाय बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। यह भी जो था आपको वेबल प्लान, यह मुस्लिम लीग और कांग्रेस के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं हुआ। क्यों? मुस्लिम लीग चाह रहा था जो मुस्लिम मेंबर्स जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होगा वह केवल मुस्लिम लीग ही अपॉइंट करेगा। अर्थात इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मुस्लिम मेंबर्स होंगे,
हिंदू और मुसलमान सेम है। हिंदू मेंबर जो है, मुस्लिम लीग क्या चाहता था, हिंदू मेंबर कांग्रेस अपॉइंट करे और मुस्लिम मेंबर जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मुस्लिम लीग अपॉइंट करे। लेकिन कांग्रेस क्या चाह रहा था, जो कांग्रेस हिंदू मेंबर भी अपॉइंट करेगा और मुस्लिम मेंबर्स भी अपॉइंट करेगा। कांग्रेस कहता था केवल हम हिंदू के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हम हिंदू और मुसलमान दोनों के रिप्रेजेंटेटिव है। और मुस्लिम लीग कहता था हम केवल मुस्लिमों के रिप्रेजेंटेटिव है, और मुस्लिम के रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण हमको मुसलमान को नॉमिनेट करने का अधिकार केवल हमको है। इसी विवाद पर यह वेबल प्लान भी फेल हो गया था। इट वाज एक्सेप्टेड बाय बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो यह स्टेटमेंट आपको गलत है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ही आपको सही है। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव आर करेक्ट, तो ऑप्शन बी। एक बार देख वेबल प्लान। तो देखिए यहाँ पर था आपको क्रिप्स मिशन और अगस्त ऑफर में क्या अंतर था। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर बता देते हैं, granted the right of succession from British Commonwealth, said that the making of a new constitution would be now solely in Indian hand। अगस्त ऑफर में बोला गया था जो मेनली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें सबसे पहले साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आज पर साइमन कमीशन कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। अगस्त ऑफर में माना गया जो कुछ हम इंडियन आदमी को भी ऐड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के लिए जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा कुछ इंडियन आदमी को भी जगह देंगे। क्रिप्स मिशन में कहा गया केवल इंडियन ही रहेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। यह एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था अगस्त ऑफर से। ठीक है, हम लोग वेबल प्लान देखते हैं। वेबल प्लान जो आपको आया है 1945 में, इसमें क्या कहा गया, ए बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेन कम्युनिटीज इंक्लूडिंग इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ मुस्लिम एंड कास्ट हिंदूज। तो पहला ऑप्शन जो था जो मुसलमान और हिंदूज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेन कम्युनिटीज इंक्लूडिंग इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ मुस्लिम एंड हिंदू कास्ट। तो ये पहला ऑप्शन आपको सही था। With the exception of Governor General Commander in Chief, all the members of Executive Council would be nominated from amongst leaders of Indian political life। तो इंडियन पॉलिटिकल पार्टी से एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा एक्सेप्ट गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ। ये भी आपको ऑप्शन में था पॉइंट। और आपको यह फेल क्यों हुआ, तो देखिए द मेंबर ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमिटी were let out of jail, ठीक है इतना नहीं। On 11 July, Mr. Jinnah had a short interview with the viceroy during which he seems to have made it clear to the latter wishing to be regarded as the sole representative of Indian Muslim। तो मुस्लिम लीग का मानना था जो वह एकमात्र मुस्लिम का रिप्रेजेंटेटिव है, कांग्रेस को वह मुस्लिम का रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानता था। Was firmly opposed to the inclusion of any non-league Muslim in the viceroy list, but the viceroy could not agree to this point। 3 days later, Lord Wavell warned off the conference by declaring the failure of the task। तो आपको यह वेबल प्लान क्यों फेल हुआ था, जो मुस्लिम लीग खुद को ही मुसलमान का रिप्रेजेंटेटिव मानता था और कांग्रेस को वह हिंदू का रिप्रेजेंटेटिव मानता था। इतना याद रखिएगा, एफिशिएंट है। अभी लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला देखते हैं, रिगार्डिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन स्टेट। देयर इज नो डायरेक्ट बॉर्डर बिटवीन राजस्थान एंड महाराष्ट्र। तो राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच में कोई डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है। तो यह जो पॉइंट है आपको सही है, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच में कोई भी डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है। हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश शेयर ए बॉर्डर। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश शेयर बॉर्डर करता है। There is no direct border between उड़ीसा एंड तेलंगाना। तो यह भी पॉइंट याद रखिएगा, कोई भी डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है उड़ीसा और तेलंगाना के बीच में। मेघालय शेयर बॉर्डर ओनली विथ असम। तो मेघालय जो है आपको इंडियन स्टेट में केवल असम के साथ यह बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पर चारों पॉइंट जो है आपको सही है। एक बार हम लोग इंडियन मैप देख लें ताकि आपको समझ में आए। तो यह है, देखिए कहा था पहला जो राजस्थान और महाराष्ट्र में कोई बॉर्डर शेयर नहीं हो रहा है। राजस्थान और महाराष्ट्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं तो कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं हो रहा। उसके बाद जो है मेघालय जो है केवल आपको असम से बॉर्डर शेयर कर रहा है। उड़ीसा और तेलंगाना में यहाँ पर बॉर्डर आपको दिखेगा लेकिन शेयर नहीं हो रहा। आप देखिएगा ऑफिशियली तो उड़ीसा का जो बॉर्डर है तेलंगाना में
शेयर नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश आपको बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो यही था, उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर कर रहा है। राजस्थान महाराष्ट्र में कोई बॉर्डर शेयरिंग नहीं है। मेघालय और असम में बॉर्डर, मेघालय केवल असम स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। उड़ीसा जो है तेलंगाना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो यह याद रखिएगा, ये सिंपल मैप बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन इंडिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन इंडिया से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन इंडिया, अफोर्डेबल हाउसिंग, रेलवेज, वाटरवेज, रोड्स, data centers, mass transport, logistics infrastructure. How many of the above component are part of growth engine of PM गति शक्ति? तो PM गति शक्ति में इसमें से कौन सा पार्ट है? यह जो यहाँ पर आपको 7 पॉइंट लिखा गया, तो PM शक्ति में कौन कौन सा ग्रोथ इंजन माना गया है? तो याद रखिएगा, जो यहाँ पर PM गति शक्ति में किसको किसको माना गया है, तो यह है रेलवे, यह जो है आपको रेलवे पीएम गति शक्ति का है। उसके बाद रोड, वाटरवेज, एयरपोर्ट है। उसके बाद मास ट्रांसपोर्ट जो है यह है 1 और 5 नहीं है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हाउ मेनी ऑफ द एबव हो जाएगा, आंसर जाएगा आपको ओनली 5 आउट ऑफ 7 जो है, ओनली 5 जो है यह पीएम गति शक्ति का पार्ट है। About PM Gati Shakti. PM Gati Shakti National Master Plan was launched on 13 October 2021 for providing multimodal connectivity infrastructure to various economic zones. PM Gati Shakti is transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by 7 engine. तो PM Gati Shakti का 7 इंजन है। ये 7 इंजन कौन कौन सा है? तो रेलवे, रोड, पोर्ट, वाटरवेज, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यह जो 7 इंजन है यह पीएम गति शक्ति का पार्ट है। यह याद रखिएगा, पीएम गति शक्ति में आपको जो है डाटा सेंटर नहीं है। उसके बाद आपका जो पहला क्या था पॉइंट, हाउसिंग जो था, हाउसिंग वाला अफोर्डेबल हाउसिंग पीएम गति शक्ति में नहीं है। देखिए जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो चीज है, तो रेलवे, रोड, पोर्ट, वाटरवेज, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको ऑप्शन में अफोर्डेबल हाउसिंग था, तो अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है और डाटा सेंटर का इसमें नहीं है पीएम गति शक्ति का पार्ट। यह भी आपको समझ में आ गया। तो यह जो था आपको डाटा सेंटर और हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग पीएम गति शक्ति का पार्ट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, concerning the Indian Council of Agriculture Research, consider the following statement. It is an autonomous organization under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. तो यह पॉइंट आपको सही है। यह जो आपको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है ICAR, यह क्या है? ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। तो यह पहला पॉइंट आपको सही है। उसके बाद इट इज एन एपेक्स बॉडी फॉर कोऑर्डिनेटिंग, गाइडिंग एंड मैनेजिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन एग्रीकल्चर साइंस इन इंडिया। तो यह भी जो है आपको एपेक्स बॉडी है आपको फॉर कोऑर्डिनेटिंग, गाइडिंग एंड मैनेजिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन एग्रीकल्चर साइंस इन इंडिया। तो दोनों पॉइंट आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड आंसर क्या देगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आपको ICAR के बारे में जो दिया गया है इसके वेबसाइट पर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कब बना था? इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 16 जुलाई 1929। तो पहला स्टेटमेंट आपको सही था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से रिलेटेड। दूसरा जो स्टेटमेंट है इसे, द काउंसिल इज एपेक्स बॉडी फॉर कोऑर्डिनेटिंग, guiding and managing research and education in agriculture, including horticulture, fisheries and animal science in the entire country। तो ये आपको सेकंड ऑप्शन था, आपको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से रिलेटेड। तो यह जो है एपेक्स बॉडी है फॉर कोऑर्डिनेटिंग, गाइडिंग एंड मैनेजिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन एग्रीकल्चर, इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड एनिमल साइंस। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च से रिलेटेड
ये दोनों पॉइंट जो है आपको ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, तो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल जो है यह किससे रिलेटेड है? तो यह आपको पेरिस एग्रीमेंट ऑफ यूएनएफसीसी से रिलेटेड। न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल कैसे रिलेटेड है? तो पेरिस एग्रीमेंट ऑफ यूएनएफसीसी से रिलेटेड है। यह क्या है यह भी देख लें। न्यू कलेक्टिव, तो देखिए न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल इज ए की एलिमेंट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट डिजाइन्ड टू सेट a new financial target to support developing countries in their climate action post 2025। तो यह न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल के अंतर्गत यह परिकल्पना की गई है जो डेवलप्ड कंट्रीज जो है, डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट रेजिलियंट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में फाइनेंशियल हेल्प करेगा। तो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल क्या है? ये न्यू एक की एलिमेंट था पेरिस एग्रीमेंट में, जिसके तहत डिजाइन टू सेट ए न्यू फाइनेंशियल टारगेट टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज। ये देखिए यहाँ पर कंसेंसस ऑन न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल रिमेन्स इल्यूसिव। यह क्या था? देखिए न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल रेफर्स टू मनी, यह जो है इसको समझ लीजिए, न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल रेफर्स टू मनी दैट विल बी गिवन बाय डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग नेशन टू हेल्प देम ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल एंड कर्ब ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ये समझ में आ गया क्या था? यहाँ पर जो दिया गया है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, इसके तहत डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को मनी प्रोवाइड करेगा ताकि डेवलपिंग कंट्रीज जो है न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सके, जिससे आपको जो है फॉसिल फ्यूल्स और ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम किया जा सके। तो यह याद रखिएगा, यह कब आया था? पहली बार यह आया था आपको पेरिस एग्रीमेंट में। तो यह आपको समझ में आ गया है, ठीक है। ये अभी फिर से न्यूज में था अभी, व्हाट इज द न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। यह फिर से न्यूज इसलिए था जो डेवलप्ड कंट्री जो है यह अपना जो उस पर टारगेट जो बाउंडेशन दिया गया, फाइनेंशियल टारगेट जो दिया गया उसको फुलफिल करने के लिए ये डेवलप्ड कंट्रीज तैयार नहीं है, जो हमेशा से हो रहा है। 25-30 साल से हम लोग देखते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज फाइनेंशियल बर्डन लेने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। लेकिन यह न्यूज में हमेशा रहता है। तो ठीक है, याद रखिएगा न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल डेवलप्ड कंट्रीज पर जो मॉनेटरी बाउंडेशन दिया गया है, ये कब आया था? पेरिस एग्रीमेंट ऑफ यूएनएफसीसी आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह है, फॉर द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड जो है इसके बारे में पूछ रहा। इट इंक्लूड्स ऑल द यूएन मेंबर एट इट्स मेंबर। इसके बाद है, फॉर द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इंक्लूड्स ऑल द यूएन मेंबर स्टेट एट इट्स मेंबर। तो यह भी पॉइंट सही है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम में ऑल द यूएन मेंबर्स है। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन नैरोबी केनिया। यह भी पॉइंट आपको सही है। इट पब्लिशेज द ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट। यह भी पॉइंट सही है। इट रिलाइज ऑन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फॉर द मेजोरिटी ऑफ इट्स ऑपरेशन। तो यह चारों पॉइंट आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड सही है। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी है। तो देखिए यूनाइटेड नेशंस में अभी कितने मेंबर्स है? तो 193। यह भी याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर्स है? तो 193। यहाँ पे लिखा गया है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम रिलेटेड फ्रॉम 58 मेंबर्स टू इन्वायरमेंट असेंबली विथ यूनिवर्सल मेंबरशिप that encompasses all the 193 यूएन मेंबर स्टेट। जितने भी यूएन मेंबर स्टेट है वह आपको यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के मेंबर है। ऑल 193 मेंबर है। यहाँ से समझ में आ गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएनईपी का ग्लोबल हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह नैरोबी केनिया। पूरा फोन नंबर सब दिया गया है, अगर आपको जाने की इच्छा हो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं है क्या नहीं। यह आपकी वेबसाइट पर दिया गया है तो सही ही होगा। कहाँ है? नैरोबी केनिया में। उसके बाद यह जो रिपोर्ट पब्लिश करता है ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक 2024 यह पब्लिश करता है। यह देखिए ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक
2024 जो है यह आपको पब्लिश करता है यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। उसके बाद ये इसको फंडिंग कहाँ से मिलता है, हाउ इज यूएनईपी फंडेड, तो यह दिया है टू बी एबल टू फुलफिल इट्स मैंडेट एंड टू डिलीवर इट्स प्रोग्राम यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम रिलाइज ऑन वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन फॉर ओवर 95% ऑफ फंडिंग नीडेड। तो 95% जो फंडिंग यूएनईपी को मिलता है ये वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन इसके मेंबर से मिलता है। इसके टोटल कितने मेंबर है, 193 इसके टोटल मेंबर है। ये आपको समझ में आ गया होगा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है और इसके टोटल मेंबर 193 मेंबर है और इसको वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन मिलता है अपने डिफरेंट वर्क। ये चारों पॉइंट जो यहाँ पे था यह आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है Which of the following thrusts separate the greater Himalayas from the middle Himalayas? तो आपको जो थ्रस्ट जो डिवीजन करता है ग्रेटर हिमालय से मिडिल हिमालय को उसके बारे में यह पूछा है। तो ये अब आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मेन सेंट्रल थ्रस्ट। 63 का क्या आंसर हो जाएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वो ग्रेटर हिमालय को मिडिल हिमालय से सेपरेट करता है। ये देखिए ये तो यूनाइटेड नेशन का देख लिए। तो देखिए ये आपको इग्नू का बुक है उसमें दिया गया मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट आपको क्या करता है, ग्रेटर हिमालय को मिडिल हिमालय से सेपरेट करता है। मिडिल हिमालय को शिवालिक से सेपरेट कौन करता है, तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट। यहाँ पे देखिए यह आपको ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, याद रखिएगा। और लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री थ्रस्ट है। और शिवालिक और जो ये आपका प्लेन है इसके बीच में जो है यह कौन सा, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट। हिमालय स्टार्ट जो होता है आपको शिवालिक से तो स्टार्ट होता है, तो शिवालिक के पहले जो थ्रस्ट है उसको क्या करें, हिमालयन फ्रंटियल थ्रस्ट। शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में जो है मेन बाउंड्री थ्रस्ट और लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में जो वो कौन सा है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। यह तीनों पॉइंट आपको याद रखना होगा। मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसके बीच में, मेन बाउंड्री थ्रस्ट किसके बीच में, और शिवालिक जो स्टार्ट होता है वो हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आपको पूछा है ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय, तो कौन सा हो जाएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन सा रहेगा, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट हो जाएगा आपको इसके बीच में मेन बाउंड्री हो जाएगा लेसर हिमालय को ही मिडिल हिमालय भी कहते हैं, लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में। और शिवालिक जो है स्टार्ट होता है आपको फ्रंटल थ्रस्ट, मेन डिवाइडिंग थ्रस्ट जैसा कुछ भी नहीं है। अब तो इसका आंसर हो गया 63 का भी। अगला है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज आर नोट द फीचर ऑफ हिमालयन रिवर। इसमें हिमालयन रिवर का कौन सा फीचर्स नहीं है, तो देखिए हिमालयन रिवर जो है वी शेप्ड वैली बनाता है। इस्चुरी फॉर्मेशन हिमालयन रिवर का नहीं है कैरेक्टरिस्टिक। इस्चुरी फॉर्मेशन कौन करता है, आपको इस्चुरी फॉर्मेशन करता है पेनिनसुलर रिवर आपको इस्चुरी फॉर्मेशन करता है, हिमालयन रिवर डेल्टा फॉर्मेशन करता है। सेडिमेंट लेडन, तो आपको जो हिमालयन रिवर है वो सेडिमेंट लेडन होता है, ब्रेडेड चैनल होता है, कंसिक्वेंट ड्रेनेज नहीं होता है। कंसिक्वेंट ड्रेनेज किसका है, पेनिनसुलर रिवर का। यहाँ पर हिमालयन रिवर का कौन सा फीचर्स नहीं है, व्हिच इज नोट द फीचर्स ऑफ हिमालयन रिवर। तो 64 का आंसर क्या आएगा, 2 और 5 जो है आपको इसका फीचर्स नहीं है। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक बार हम लोग को हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर का जो डिफरेंस है यह मालूम होना चाहिए, यह कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है हिमालयन रिवर। तो देखिए Himalayan river flow through deep eye-shaped valley called gorge. These gorges have been carved out by down cutting carried on side by side with the uplift of Himalayas. These are example of antecedent drainage. और आपको जो पेनिनसुलर रिवर है ये आपको कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज का एग्जांपल है। द पेनिनसुलर रिवर फ्लो इन कंपैरेटिवली शैलो वैली, दे आर मोर और लेस कंपैरेटिवली ग्रेडेड वैलीज, द रिवर्स हैव लिटिल इरोजनल एक्टिविटी टू परफॉर्म, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कंसिक्वेंट ड्रेनेज। उसके बाद जो बेसिन है, स्टोरेज
डेल्टा जो स्टडीज, हाँ, हिमालयन रिवर फॉर्म बिग डेल्टाज एट देयर माउथ, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सम ऑफ द पेनिनसुलर रिवर सच एज नर्मदा एंड तापी फॉर्म स्टडीज, तो यहाँ देखिए स्टडी कौन फॉर्म करता है आपको, पेनिनसुलर रिवर। अदर रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फॉर्म डेल्टा, ये भी हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया ब्रेन। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज डज इंडिया हैव एट प्रेजेंट, अभी इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, अभी इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज है, याद रखिएगा आज की डेट में इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, तो अभी इंडिया में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो ये टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज कौन है, देखिए JNK, लद्दाख, तो चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नागर हवेली इन दमन द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एंड पुडुचेरी। ये सिंपल फैक्ट याद रखिएगा। अभी इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरी हैं, तो 8 यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूपकुंड लेक ऑल्सो नोन एज स्केल्टन लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो रूपकुंड लेक जो है अभी न्यूज में था, जिसको हम लोग स्केल्टन लेक भी कहते हैं, यह किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में है, यह जो है आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में, यह चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में। कंसर्न ग्रोज एज उत्तराखंड स्केल्टन लेक इज श्रिंकिंग, तो ये आपको 14 अक्टूबर का न्यूज था इसी साल का, और इसमें दिया गया है चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, बाकी सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ का नहीं है, याद रखिएगा स्केल्टन लेक इसको कहा जाता है उत्तराखंड का। और यह जो चमोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, तो यह आपको बाउंड्री पर है चमोली डिस्ट्रिक्ट, यह अल्मोड़ा उत्तराखंड पर। बेसिकली आपको 69th बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था उत्तराखंड के मैप से रिलेटेड, इसलिए ये उत्तराखंड पर ये क्वेश्चन बनाया गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा यह कहाँ पर है, स्केल्टन लेक, रूपकुंड लेक इन उत्तराखंड इज श्रिंकिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। बाकी इंफॉर्मेशन ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में, बाकी उतना इंफॉर्मेशन याद रखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रेगुर सॉइल इज अनदर नेम फॉर, तो रेगुर सॉइल जो है आपको ब्लैक सॉइल का ही दूसरा नाम, ये आपको बीपीएससी पूछा भी है, ब्लैक कॉटन सॉइल किसको कहते हैं, तो ब्लैक कॉटन सॉइल या ब्लैक सॉइल या रेगुर सॉइल, ये सब किसका नाम है, तो यह आपको ब्लैक सॉइल का ही नाम है। तो यहाँ पर सेलाइन सॉइल, एरिड सॉइल, ब्लैक सॉइल, इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपको ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेगुर सॉइल कहते हैं, और इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी। देखिए black soil is also known as regur soil, black soil is ideal for growing cotton, it is also known as black cotton soil, यह भी पूछा है बीपीसी, ब्लैक कॉटन सॉइल किसको कहते हैं। और आपको सेलाइन सॉइल का जो नाम है, यह भी देखिए सेलाइन सॉइल का भी नाम क्या है, उसरा सॉइल, दे आर ऑल्सो नोन एज उसरा सॉइल, तो यह भी नाम आपको याद रखना है। सेलाइन सॉइल को क्या कहते हैं, क्वेश्चन है। Which river is also known by the name Jomna after it enters बांग्लादेश, तो कौन सा रिवर है जिसको हम लोग जमुना कहते हैं जब यह बांग्लादेश में एंट्री करता है, तो यह है आपको ब्रह्मपुत्र, यह जो है आपको ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में एंट्री करता है तो इसको क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। देखिए बांग्लादेश में जब यह एंट्री करता है तो इसको क्या कहा जाता है, जमुना। देखिए ये पूरा ब्रह्मपुत्र का इंफॉर्मेशन दिया गया है। इन बांग्लादेश तिस्ता ज्वाइन इट on its right bank from where the river is known as Jamuna, तो जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में इंटर करता है, देखिए द ब्रह्मपुत्र इंटर्स इनटू बांग्लादेश नियर धुबरी एंड फ्लोज साउथवर्ड इन बांग्लादेश, जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र इंटर करता है ये साउथवर्ड मूव करता है। इन बांग्लादेश तिस्ता ज्वाइन इट ऑन द राइट बैंक फ्रॉम वेयर द रिवर इज नोन एज जमुना, तो बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र से तिस्ता रिवर ज्वाइन कर लेता है तो इस ब्रह्मपुत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जमुना नाम से जानते हैं। इट फाइनली मर्जेज विथ रिवर पद्मा व्हिच फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल, द ब्रह्मपुत्र इज आल्सो नोन फॉर फ्लड। ठीक है, याद हो गया, जो ब्रह्मपुत्र को ही हम लोग जमुना नाम से बोलते हैं जब ये बांग्लादेश में
तिस्ता नदी से मिल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 68 का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर डक्कन ट्रैप रिलेटेड है, यह डक्कन ट्रैप और भी यहाँ पर है। तो देखिए डक्कन ट्रैप, वेस्टर्न घाट, अरावली, नर्मदा, तापी, इल्यूवियल डिपॉजिट, ये सब किस टाइम पीरियड में धरती पर एग्जिस्टेंस में आया? ये आपको अर्थ जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर रिलेटेड क्वेश्चन है। याद रखिएगा ये डक्कन ट्रैप है, डक्कन ट्रैप जो आपको बना है, यह कब बना है? क्रीटीशियस ईओसीन पीरियड में बना है, क्रीटीशियस ईओसीन पीरियड में आपको डक्कन ट्रैप बना है। अरावली जो है यह प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड का है। वेस्टर्न घाट जो है यह आपको लेट सेनोजोइक टाइम पीरियड का है। नर्मदा जो है, नर्मदा तापी इलुवियल डिपॉजिट जो है यह आपको प्लिस्टोसीन टाइम पीरियड का है। यह आपको क्वेश्चन, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यह आपको यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। देखिए यह क्वेश्चन जो है आपको यूपीएससी में पूछा है, वहीं से ये क्वेश्चन कॉपी किया गया है। देखिए ये आपको यूपीएससी में 1997 में ये क्वेश्चन है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। डक्कन ट्रैप आपको बताएं कहाँ पर दिया गया है, तो यह है क्रिटिशियस ईओसीन। तो पहले हम लोग डक्कन ट्रैप को बुक में देख लेते हैं, यह क्रिटिशियस ईओसीन पीरियड में है कि नहीं। तो देखिए द नॉर्दर्न पोर्शन कंप्राइजिंग बीदर, गुलबर्ग एंड बीजापुर आर मेनली कवर्ड बाय डार्क कलर्ड लार्ज शीट ऑफ बेसिक लावा। दीज वॉल्केनिक रॉक्स known as Deccan Trap erupted through fissures type of volcanoes during Cretaceous and Eocene period। यहाँ से हमको पता चल गया जो डक्कन ट्रैप जो बना है यह कब बना है? क्रिटिशियस और ईओसीन पीरियड में बना है, अराउंड 60 मिलियन ईयर्स अगो। तो 60 मिलियन ईयर्स अगो डक्कन ट्रैप बना है। किस टाइम पीरियड में? क्रिटिशियस और ईओसीन। तो ये क्रिटिशियस और ईओसीन टाइम पीरियड क्या है यह भी पहले देखिए, दिखा रहे हैं ताकि आपको ये टाइम फ्रेम, यह जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल ज्योग्राफी क्लास 11th की ज्योग्राफी में छट दिया गया है। तो वहाँ पर देखिए यह है आपको क्रिटिशियस, क्रिटिशियस जो है कब से स्टार्ट होता है? क्रिटिशियस पीरियड जो है मीसोजोइक इरा का है, यह 144 से 65 मिलियन ईयर्स तक है। और यह आपको डक्कन ट्रैप क्रिटिशियस टाइम पीरियड से बनना शुरू हुआ और ईओसीन टाइम पीरियड तक बना है। एज पर यहाँ पे यह याद रखिएगा जो डक्कन ट्रैप क्रिटिशियस और ईओसीन टाइम पीरियड के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट जो देखते हैं दूसरा क्या था यहाँ पर, देखिए अरावली जो है, अरावली जो है कब किस टाइम पीरियड का है? तो प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड में अरावली बना हुआ। उसके बाद जो कोस्टल प्लेन है, कोस्टल प्लेन जो है आपको, या जो हम लोग का जो नॉर्दर्न प्लेन है, यह सब कब बना है? तो सेनोजोइक ईराम बना है। यह सेनोजोइक न्यू अल्युमिनियम डेजर्ट, लेटेराइट, टर्सरी और कोस्टल डिपोजिट जो है यह सेनोजोइक टाइम पीरियड में है। तो यहाँ पर क्या हो गया? डक्कन ट्रैप आपको दिखा दिया, डक्कन ट्रैप क्रिटिशियस ईओसीन। वेस्टर्न घाट भी आपको प्लेन ही है, यह आपको कब बना है? तो लेट सिनोजोइक टाइम पीरियड में बना है। अरावली अभी दिखाएं, अरावली कब है? प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड में। नर्मदा तापी इलुवियल जो है यह आपको कब है? तो प्लिस्टोसीन टाइम पीरियड का है। तो प्लिस्टोसीन टाइम पीरियड में देखिए कहा ये सेनोजोइक का ही, सेनोजोइक इराक में ही जो अभी इपॉक जो चल रहा है यह प्लिस्टोसीन इपॉक का। प्लिस्टोसीन इपॉक लगभग में 2 मिलियन ईयर से 10,000 तक चला। 10,000 से अभी प्रेजेंट टाइम जो इपॉक है वह है हेलोसीन। यह भी आपको थोड़ा सा आइडिया रखना होगा। प्लिस्टोसीन इपॉक क्वाटरनरी पीरियड का भाग है और क्वाटरनरी पीरियड इसका है, कौन सा इरा है? तो सेनोजोइक का। तो यह सेनोजोइक, मिसोजोइक और पेलियोजोइक, यह भी पॉइंट इंफॉर्मेशन आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन 2-3 बार बीपीएससी पूछा है इस मैप से, ज़्यादा हम यहाँ पे भी डिस्क्राइब इसको नहीं कर रहे हैं। तो ये अब हो गया। कुछ ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेज डज नॉट क्रॉस व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम श्रीनगर टू लेह। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन कई बार बनाता है। अगर आप श्रीनगर से लेह जाते हैं, अगर आप श्रीनगर से लेह जाइएगा तो कौन सा पास आप क्रॉस नहीं कीजिएगा? देखिए इसका आंसर क्या होगा। बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन बनाता है, या मत सोचेगा जैसा क्वेश्चन नहीं बना रहा। बीपीएससी आपको अटल टनल के बारे में पूछा, बारालाचा के बारे में पूछा,
तो यहाँ पर है, हम लोग देखते फिर से, श्रीनगर से अगर हम लेह जाएंगे तो कौन सा पास हमको नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, इसमें खारदुंगला पास नहीं मिलेगा, खारदुंगला पास हमको नहीं मिलेगा। फोटुला मिलेगा, नमकीला मिलेगा, जोजिला मिलेगा। ये देखिए सारा पास हम आपको गूगल मैप पर एक बार आपको लगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं श्रीनगर से लेह। मान लेते हैं श्रीनगर से लेह हमको कार से जाना है, तो कैसे जाएंगे? देखिए ये सब बीपीएससी कई बार आपको अटल टनल पर क्वेश्चन पूछा, सारा जो है बीपीएससी पूछा है अच्छा खासा। बारालाछा पास, चांगला पास, बेनिहाल पास, देखिए बीपीएससी सीडीपीओ में यह क्वेश्चन आया है सारा पासेज के बारे में। ऐसा करते हैं जोजिला पास, देखिए 64 बीपीएससी में भी जोजिला पास, नाथुला पास, रोहतांग पास पर क्वेश्चन बनाया गया है। हमारा जो क्वेश्चन है, हम लोग जा रहे थे कहाँ? श्रीनगर से लेह जा रहे थे। श्रीनगर से लेह अगर जाएंगे तो कौन कौन सा पास आएगा? तो देखिए यहाँ पर श्रीनगर है और यहाँ पर लेह है। तो श्रीनगर से आप लेह जैसे जाइएगा तो पहले श्रीनगर से आप कारगिल जाइएगा तो ये आपको यहाँ पर जोजिला पास है। याद रखिएगा ये कौन सा है? जोजिला पास। और कारगिल से जैसे ही हम लेह जाएंगे तो यहाँ पर हमको फोटिला मिलेगा और नमकीला मिलेगा। तो ये देखिए भाई, फोटुला, यह है फोटुला। देखिए हम लोग पहले से कारगिल पहुंच के श्रीनगर से कारगिल आगे हैं घूमते घूमते। अब कारगिल से जब लेह जाएंगे तब हमको क्या आएगा? नमकीला पास, और उसके नीचे में फोटुला पास आएगा। तो फोटुला पास, नमकीला पास किसको कनेक्ट करता है? कारगिल और लेह को कनेक्ट करता है। अब लेह से हमको और आगे जाना है, लद्दाख की तरफ जाना है, तब हमको आएगा कौन सा? खारदुंगला पास। तो खारदुंगला पास भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए जो अटल टनल के बारे में पूछा था, तो मनाली से, मान लीजिए आप मनाली पहुंच गए हैं कार लेके, आप मनाली से आपको जाना है लेह। तो मनाली से लेह जाइएगा तो पहले यहाँ पर आएगा आपको अटल टनल। अटल टनल के बगल में आएगा बारालाछा पास। बारालाछा पास से आप घूमते घूमते ऐसे ऐसे जाइएगा, लेह पहुंच जाइएगा। लेह के बाद आपको आता है खारदुंगला। और यहाँ से अगर आपको मान लीजिए मन हो गया कि तिब्बत चले जाए तो चांगला पास। तो यह भी चांगला पास, खारदुंगला पास आपको आइडिया रखना होगा। ये देखिए यहाँ पर ये मनाली है, मनाली के बगल में अटल टनल है, अटल टनल उसके बगल में बारालाछा पास। यहाँ से घूमते घूमते आप लेह चले जाइएगा, लेह के बाद आपको बारालाछा पास यहाँ मिलता है। तो अगर आप यहाँ से तो ये जम्मू से, ये जो यहाँ पर एक जवाहर टनल है, जवाहर टनल कब मिलता है? यह भी क्वेश्चन आया है जवाहर टनल पर। देखिए जवाहर टनल क्वेश्चन आया। तो जम्मू से श्रीनगर आप जाइएगा तो आपको जवाहर टनल मिलता है या बेनिहाल पास मिलता है, दोनों एक ही नाम है। इस श्रीनगर से आप जाइएगा कहाँ पर? कारगिल, तो जोजिला पास से। और फिर कारगिल से लेह जाइएगा तो फोटुला और नामकिला। और फिर लेह से फिर आप लद्दाख उतर जाइएगा, फिर आपको खारदुंगला मिलेगा। यहाँ पे देखिए सारा पास सब पर भी क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये देखिए आपको पूछा था अटल टनल पे। ये सब डिस्कशन नहीं करें, जस्ट आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। जो टनल पर भी अच्छा खासा क्वेश्चन बनाया जाता है बीपीएससी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फोटुला समझ में गया। फोटुला नामकिला आपको कारगिल से लेह के बीच में है, और जोजिला जो है आपको श्रीनगर से कारगिल के बीच में है। कैसे? देखिए यहाँ श्रीनगर, यहाँ पर कारगिल, यहाँ पर लेह। तो श्रीनगर से लेह, श्रीनगर से कारगिल जाएंगे तो यहाँ पर जोजिला मिलेगा, और कारगिल से ले जाएंगे तो यहाँ फोटुला मिलेगा, यहाँ नामकिला मिलेगा। खारदुंगला लेह के आगे जाएंगे तब मिलेगा हमको खारदुंगला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हुए जो काली टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो काली टाइगर रिजर्व अभी न्यूज में था, यह पूछा कहाँ पर है। तो यह जो है आपको काली टाइगर रिजर्व जो है आपको कहाँ पर लोकेटेड है? तो कर्नाटक में है। काली टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है काली टाइगर रिजर्व। देखिए काली टाइगर रिजर्व जो है आपको कर्नाटक
देयर इज नो इन्फॉर्मेशन इलीगल एक्टिविटीज ऑन काली टाइगर। ये आपको 3 अक्टूबर 2024 को न्यूज में था यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज के लिए, लेकिन फाइनली बोला गया जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा यहाँ कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं हो रहा। तो यह काली टाइगर रिजर्व कहाँ पर, कर्नाटक में है। तो यह न्यूज में था, याद रखिएगा, काली टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हो गया काली टाइगर रिजर्व आपको कहाँ है, कर्नाटक में। उसके बाद जो क्वेश्चन है अर्थक्वेक वेव पर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव इज मोर डिस्ट्रक्टिव। तो अर्थक्वेक वेव, पी वेव, एस वेव, सरफेस वेव। तो अर्थक्वेक वेव जो है दो टाइप का होता है, एक होता है पी वेव, दूसरा एक होता है बॉडी वेव, एक होता है बॉडी वेव और दूसरा होता है सरफेस वेव। बॉडी वेव जो है ये दो टाइप का होता है, एक होता है पी वेव, दूसरा होता है एस वेव। और सरफेस वेव भी दो टाइप का होता है, एक होता है एल वेव, एक होता है आर वेव। तो सरफेस वेव जो है बॉडी वेव की तुलना में ज्यादा खतरनाक होता है। जो भूकंप आने के बाद जो भी जान माल की क्षति होती है वह सरफेस वेव के कारण होता है। सरफेस वेव में जो एल वेव है इसको लव वेव कहते हैं, लव वेव कहते हैं क्योंकि लव नामक विद्वान आदमी ने इस वेव की खोज की थी। उसके बाद आर वेव को रेले वेव कहते हैं। लव वेव सबसे ज्यादा डिस्टेंस तक मूव करता है, सबसे खतरनाक लव वेव होता है। तो इसे याद रखिएगा, याद रखने के लिए भी आसान है। सबसे खतरनाक कौन सा वेव है, लव वेव। तो सबसे बॉडी वेव और सरफेस वेव में कौन खतरनाक, तो सरफेस वेव सबसे खतरनाक है। सरफेस वेव में सबसे खतरनाक कौन, तो लव वेव। सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर करता है, तो लव वेव कवर करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं ये बातें एनसीईआरटी लिखा है कि नहीं। देखिए सरफेस वेव आर कंसिडर टू बी द मोस्ट डैमेजिंग वेव। यहाँ पी वेव, एस वेव, सरफेस वेव। सरफेस वेव ठीक है, ये एनसीईआरटी लिख दिया सरफेस वेव। अब यहाँ पर यह भी याद रखिएगा, हाइपोसेंटर पर अर्थक्वेक जनरेट होता है और इसके ऊपर जो धरती पर है इसको ईपी सेंटर कहते हैं। और एल वेव जो है, एल वेव ऑल्सो नॉन एज सरफेस वेव और लॉन्ग वेव आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव देन रेले वेव। तो सरफेस वेव में भी सबसे खतरनाक कौन है, एल वेव। एल कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ मैथमेटिशियन लव। मैथमेटिशियन का क्या नाम था, लव, जिसने इसको खोज किया। और इतना ही याद रखिए, ज्यादा इंफॉर्मेशन जरूरत नहीं है। आर वेव जो है रेले वेव कहते हैं, यह जो है आपको एल वेव से कम खतरनाक है। एल वेव इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन सफिशियंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है द मालवा प्लेट्यू लाइव टू। तो मालवा प्लेट्यू जो है आपको कहां पर है, अभी 69th बीपीएससी में बाघेलखंड पर क्वेश्चन आया था, बुंदेलखंड पर आया था। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बनाया गया। तो मालवा प्लेट्यू कहां पर है, तो ये देखिए मालवा प्लेट्यू जो है आपको कहां पर है, ईस्ट ऑफ अरावली है। प्लेट्यू भी आपको आइडिया होना चाहिए कहां पर है। ये 69th बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है किस प्लेट्यू से होकर गुजरता है, यह आपको 69th बीपीएससी का क्वेश्चन था। आपको प्लेट्यू का लोकेशन जो है यह भी आइडिया होना चाहिए। देखिए यहाँ पर यह मालवा प्लेट्यू है, यह बुंदेलखंड है और ये बाघेलखंड है। मध्य प्रदेश का ईस्टर्न भाग जो है उसको क्या कहते हैं, बाघेलखंड कहते हैं। तो मालवा प्लेट्यू कहाँ है, अरावली के ईस्ट में है। तो यहाँ पर आपको दिख गया मालवा प्लेट्यू। ठीक है, मालवा प्लेट्यू याद रखना है। मालवा प्लेट्यू की इधर आपको मारवाड़ प्लेट्यू है। बुंदेलखंड का लोकेशन याद रखिएगा, बाघेलखंड बुंदेलखंड पर कई बार क्वेश्चन बनता है। जो बाघेलखंड किधर है, बुंदेलखंड किधर है। ठीक है, तो यहाँ पर मालवा प्लेट्यू लाइज टू द ईस्ट ऑफ अरावली। ईस्ट ऑफ बाघेलखंड नहीं होगा, वेस्ट ऑफ बाघेलखंड होगा। नॉर्थ ऑफ बुंदेलखंड नहीं होगा, साउथ ऑफ बुंदेलखंड होगा। उसके बाद साउथ ऑफ विंध्याज रेंज नहीं होगा, नॉर्थ ऑफ विंध्याज रेंज होगा। तो यहाँ पर 73 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग रिवर। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर के बारे में पूछ रहा है। तो अगर हम कंसिडर द फॉलोइंग रिवर देखें तो किशन गंगा, गंगा, वानी गंगा और कृष्णा। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज रिवर्स व्हेन अरेंज्ड इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो हमको नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में रिवर को अरेंज करना है। तो देखिए किशन गंगा कहाँ है, उसके बाद गंगा कहाँ है, वानी गंगा कहाँ है और कृष्णा कहाँ है। तो किशन गंगा हमारा JNK में है और गंगा तो कई स्टेट में है। वानी गंगा कहाँ पर, कृष्णा कहाँ पर, तो ये हम लोग पहले देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा पहले देखते हैं। तो कश्मीर, उसके बाद आपका यूपी बिहार, और वानी गंगा हो गया आपका साउथ इंडिया, गोदावरी, उसके आपको ये जो है कृष्णा। तो 1 2 3
74 जो है इसका आंसर कितना हो जाना चाहिए आपको, ऑप्शन ये हो जाएगा। 74 का ऑप्शन ये हो जाएगा। तो एक बार हम लोग मैप में इस नदियों को देख, ये था आपको बाघेलखंड बुंदेलखंड, ये ठीक है, ये समझा ही दिया आपको। तो देखिए किशनगंगा जो है आपको झेलम का भाग है, तो ये मान के चलिए ये कहाँ पर है आपको, J&K में किशनगंगा। और गंगा का लोकेशन तो सब आदमी को पता है ही। गोदावरी का ही आपको ट्रिब्यूटरी है वाणी गंगा, तो ट्रिब्यूटरीज भी याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो है आपको किशनगंगा कहाँ पर है, था J&K में, गंगा यहाँ पर। उसके बाद गोदावरी का पार्ट है वाणी गंगा, और गोदावरी के नीचे है कृष्णा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, किशनगंगा, गंगा, वाणी गंगा और कृष्णा। तो 1 2 3 4 आपको मैप में दिख गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कैटेगराइज्ड, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग कैटेगराइज्ड इंडिया फॉरेस्ट टाइप फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1936। तो पहली बार इंडिया के फॉरेस्ट टाइप को कौन कैटेगराइज किया, तो यह फैक्ट है जो आपको याद रखना है, HG चैंपियन। यह फैक्ट आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी सब में नहीं दिया गया, यह गूगल का फैक्ट है। याद रखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग कैटेगराइज इंडिया फॉरेस्ट टाइप फॉर द फर्स्ट टाइम 1936, ये है HG चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are prevailing wind from the west towards the east in the middle latitude between 30 degree and 60 degree latitude in both hemisphere। तो यह जो है आपको परमानेंट विंड जो है, उस विंड को आप एक बार अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए, कहाँ पर वेस्टर्लीज है, कहाँ पर ट्रेड विंड है, कहाँ पर डोल्ड्रम है, कहाँ पर मानसून है। इस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी बहुत बार बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिवेलिंग विंड फ्रॉम वेस्ट टुवार्ड्स ईस्ट इन द मिडिल लैटिट्यूड बिटवीन 30 डिग्री टू 60 डिग्री इन बोथ हेमिस्फीयर। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेस्टर्लीज कहेंगे। तो 30 से 60 डिग्री अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टर्लीज कहते हैं। 0 से 30 डिग्री, तो अगर ईस्टर्लीज होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड विंड। तो इसको यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, 76 का आंसर रहेगा। फिर देखिए आपको जो 30 डिग्री से 0 के बीच में जो ईस्ट के डायरेक्शन से आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, ईस्टर्लीज या ट्रेड विंड। इस लोकेशन में जो ईस्टर्लीज है उसका एक स्पेशल नाम है ट्रेड विंड। इस लोकेशन में जो आपको 30 से 60 डिग्री के बीच में जो वेस्टर्लीज है उसका कोई स्पेशल नाम, इसको हम लोग वेस्टर्लीज ही कहते हैं। इस लोकेशन 60 से आपको जो ये पोलर वाले इलाके में जो ईस्टर्लीज है, इस ईस्टर्लीज का कोई स्पेशल नाम नहीं, इसको हम लोग ईस्टर्लीज ही कहते हैं। लेकिन जो 0 से 30 डिग्री के बीच में जो ईस्टर्लीज है उसको हम लोग ट्रेड विंड कहते हैं। तो यह ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, यह सब परमानेंट विंड है जो आपको मालूम होना चाहिए। फिर सीजनल विंड भी होता है, लोकल विंड भी होता है, यह एनसीईआरटी में दिया गया है, याद होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन यूपीएससी बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आसान क्वेश्चन है। डोल्ड्रम कहां पर है, डोल्ड्रम जो है आपको देखिए, डोल्ड्रम और हॉर्स लैटिट्यूड यह भी यहाँ पर दिया गया है, यह भी देख लीजिए, डोल्ड्रम और हॉर्स। देखिए जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर इलाका, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डोल्ड्रम कहते हैं, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर इलाके को क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड। तो हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहते हैं, यह एक बार गूगल करके देख लीजिए, हॉर्स लैटिट्यूड का क्या रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which state in India is not among the largest reserve of iron ore? तो इंडिया में सबसे ज्यादा हमें आयरन ओर कहां से नहीं मिलता था, तो मैं आयरन ओर रिजर्व के मामले में इंडिया का कौन सा स्टेट नहीं जाना जाता। उड़ीसा में भारत में सबसे ज्यादा आयरन ओर मिलता है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा आयरन ओर भारत में कहां से प्राप्त होता है, तो उड़ीसा में से प्राप्त होता है। आयरन ओर प्रोडक्शन के लिए हम लोग हरियाणा को नहीं जानते हैं। आयरन ओर हमें छत्तीसगढ़ से भी मिलता है, आंध्र प्रदेश से भी मिलता है, हरियाणा जो है आयरन ओर के लिए नहीं जाना। तो 77 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आयरन तो सबसे ज्यादा जो है आपको उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश और बाकी स्टेट से लगभग में 1-2% मिलता है।
तो आयरन ओर के लिए एनसीईआरटी जो बता रहा है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, ये सब है। यहाँ पे थोड़ा देखिए, आयरन ओर जो दो टाइप का, एक हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। भारत सबसे अच्छा आयरन ओर जो होता है मैग्नेटाइट होता है, लेकिन हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है हेमेटाइट का। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट कहाँ कहाँ मिल रहा है, यह भी थोड़ा सा देख लेते। देखिए आपको इंडिया का 96.7% जो मैग्नेटाइट आयरन ओर है, यह आपको साउदर्न स्टेट से मिलता है, लगभग कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु से मिलता है। और जो हेमेटाइट आयरन ओर है वो आपको कहाँ से मिलता है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक से भी मिलता है। तो यह याद रखिएगा, जो हेमेटाइट आपको उड़ीसा से मिलता है, मेनली उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। और आपको यह है, तो है हेमेटाइट। और मैग्नेटाइट जो है वो आपको कहाँ से मिलता है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान से मिलता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आयरन ओर कहाँ से है, तो उड़ीसा से मिलता है। हरियाणा में आयरन ओर का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, मैग्नेटाइट और यहाँ पर बताया गया एनसीईआरटी में, जो मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर with a very high content of iron up to 70%. Hematite is the most important industrial iron ore in terms of quantity used, but has a slightly lower iron content than the magnetite. और फिर आपको लोकेशन भी एनसीईआरटी बताया है, उड़ीसा, झारखंड बेल्ट, छत्तीसगढ़ बेल्ट, कर्नाटक बेल्ट। तो ये सब यहाँ पर बताया गया। हरियाणा में आयरन ओर का कोई कनेक्शन नहीं है। उसके बाद है यहाँ पर मैच द डिस्ट्रिक्ट विद द डिवीजन दे आर पार्ट ऑफ। तो ये बिहार स्पेशल है। तो मगध डिवीजन जो है, मगध डिवीजन में कौन सा पार्ट है, तो मगध डिवीजन में आपको कौन सा आता है, तो अरबल जो आएगा मगध डिवीजन में आएगा। मुंगेर डिवीजन में कौन सा आएगा, तो खगड़िया आएगा मुंगेर डिवीजन में। पटना जो है, पटना डिवीजन में आपको मगध में कौन सा आएगा, तिरहुत जो आएगा, तिरहुत में आपको आएगा वैशाली। और पटना डिवीजन में आएगा रोहतास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 78 का जो आंसर है आपको क्या हो जाएगा, 78 का आंसर बी। ठीक है, ये सिंपल है। बिहार का इस कमिश्नरी आपको तो याद होना ही चाहिए, बिहार स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। यह है आपको, तो यह पटना डिवीजन में, पटना में रोहतास है। यह जो तिरहुत में आपको वैशाली है, और मगध में अरबल है, और मुंगेर में खगड़िया है। यह जो है 2 2 4 1 5 6 7 8 9, यह 9 जो आपको कमिश्नरी है, उसमें 38 डिस्ट्रिक्ट कैसे बटा हुआ है, यह एक आइडिया आपको होना चाहिए। यह पूछा जा सकता है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। This soil is alkaline in nature with presence of lime and is found in Saharsa, West and East Champaran. This type of soil is found for sugarcane, wheat, maize and tobacco. Identify the soil type. तो ऐसा कौन सा बिहार की मिट्टी है जो सहरसा में भी है, वेस्ट चंपारण में भी है, ईस्ट चंपारण में भी है, सुगरकेन, व्हीट और मेज और टेबोको यहाँ पर होता है। तो देखिए बलथर मिट्टी जो है यह आपको साउथ बिहार में है। बलथर कहाँ पर है, साउथ बिहार में है। ये जो साउथ ईस्ट में आपको बलथर मिलता है। तो सहरसा तो साउथ ईस्ट में नहीं है, तो बलथर नहीं हो सकता। तराई मिट्टी जो है आपको वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण अर्थात नेपाल और बिहार के बाउंड्री पर तराई मिट्टी मिलता है। लेकिन सहरसा जो है नेपाल और बिहार के बाउंड्री पर नहीं है। तो अगर सहरसा इस ऑप्शन में नहीं होता, केवल वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, तो तराई हो सकता था मिट्टी। लेकिन सहरसा नाम डाल देने से तराई मिट्टी का भी ऑप्शन खत्म हो गया। तराई कहाँ पर है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार। अब केरिया केबाल जो यह है आपको साउथ बिहार में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको करे केवाल मिट्टी कहते हैं। तो ये करे केवाल मिट्टी भी आपको कहां पर है, साउथ बिहार की मिट्टी। और बल सुंदरी जो है यह कहां पर है, तो आपको देखिए ये तीनों नहीं है, तो आंसर क्या होगा, बल सुंदरी होगा। तो आपको बल सुंदरी जो है आपको नॉर्थ बिहार की मिट्टी है। तो नॉर्थ बिहार में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसी को हम लोग बल सुंदरी मिट्टी कहते हैं। तो बल सुंदरी पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार की जो है नॉर्थ बिहार में, उसको बल सुंदरी कहते हैं। तो सहरसा, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण कहां पर है, तो यह आपको नॉर्थ बिहार में, तो यह क्या हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पर बल सुंदरी हो जाएगा। ठीक।
देख लीजिए बिहार की मिट्टी और शब्दावली। तो यह है आपको यहाँ पर, यह जो है आपको पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसको क्या कहते हैं, बल सुंदरी कहते हैं। यहीं पर आपको कौन सा मिट्टी मिलता है, बलथर मिट्टी कहता है। यह जो है करेल केबाल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो साउथ बिहार में है उसको करेल केबाल मिट्टी कहते हैं। यहाँ पर आपको तराई मिट्टी मिल रहा है। यहाँ पर जो वेस्ट चंपारण जो है, यहाँ पर पर्वत पदीय मिट्टी मिल रहा है। एक मिट्टी पर छोटा सा वीडियो भी है, आप लोग को देखना हो तो देख लीजिएगा, बहुत लोगों ने देखा है। बिहार की मिट्टी की शब्दावली करके वीडियो है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज फ्रॉम बिहार रूल्ड द अर्लीस्ट। तो यहाँ पर जो बिहार के डायनेस्टीज के बारे में दिया गया है, इसका आंसर क्या है, चेरो डायनेस्टी। तो चेरो डायनेस्टी आपको साउथ बिहार की डायनेस्टी है। कोइनेवार डायनेस्टी, कोइनेवार डायनेस्टी आपको नॉर्थ बिहार की डायनेस्टी है। कर्नाट डायनेस्टी, यह नॉर्थ बिहार की डायनेस्टी है। पाथीपति, यह आपको गया अर्थात साउथ बिहार की डायनेस्टी है। इसमें से जो सबसे अर्लीस्ट जो डायनेस्टी है, अर्लीस्ट डायनेस्टीज में कौन सा आ जाएगा, तो यह आ जाएगा आपको ओइनेवार डायनेस्टी। 80 का क्या आंसर हो जाएगा, यह जो है ओइनेवार डायनेस्टी जो है, नहीं गलत में बोला, ओइनेवार नहीं, कर्नाट डायनेस्टी है। कर्नाट के बाद कर्नाट डायनेस्टी जो है 1097 से 1324, ये आता है कर्नाट डायनेस्टी। उसके बाद ओइनेवार डायनेस्टी आता है जिसमें विद्यापति है, ओइनेवार डायनेस्टी। तो सबसे अर्लीस्ट कौन सा हो जाएगा आपको, कर्नाट डायनेस्टी, 1097 से 1324। उसके बाद जो है चेरो डायनेस्टी, तो पाल वंश के खत्म होने के बाद आता है। और ये पति जो है, ये आपको कहाँ पर, साउथ बिहार का गया का आसपास का यह डायनेस्टी है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 80 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाट डायनेस्टी, जो न्यान देव के द्वारा स्थापित किया जाता है, जिसका आखिरी राजा कौन है, हरि सिंह देव है, जिसको गयासुद्दीन तुगलक जो है पराजित करके भगा देता है बिहार से, और उस तरीके से कर्नाट डायनेस्टी का अंत हो जाता है। ठीक है, ओयनवा डायनेस्टी कम आफ्टर कर्नाट डायनेस्टी एंड रूल्ड द मिथिला रीजन बिटवीन 1325। ठीक है, थोड़ा सा डेट। चेरो डायनेस्टी रूल्ड सम पार्ट्स ऑफ बिहार फ्रॉम द 12th century to 16th century after the fall of Pala Empire. They established principalities in Shahabad, Saran, Champaran, Muzaffarpur. The Pithapatis of Bodh Gaya were the rulers of area around Bodh Gaya roughly from the 11th to 13th centuries in the Magad region of Bihar. Pithipati refers to the diamond throne where the Buddha was said to have gained enlightenment. तो पिथपतीज का भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। इसका जो राजा है 1120 में आता है, फिर 1280, इतना याद रखने की जरूरत नहीं, केवल याद रखिएगा पिथपतीज का टाइम पीरियड जो है 1120 से लेके 1280 का आसपास है। ये बौद्ध गया के में ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। कर्नाट ओयनवार जो है आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, This mineral is primarily employed as a moderator in nuclear reactor for the production of atomic power, in the spring industry, in the manufacturing of fluorescent light, in ship, carburetors, in cyclotrons and other devices. It is found in igneous rock in Gaya district. Identify the minerals. तो ऐसा कौन सा मिनरल है जो आपको न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है, एटॉमिक पावर में काम आता है, प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक पावर, स्प्रिंग इंडस्ट्री में काम आता है, जो गया डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। यह जो है, यह कौन सा है, तो यह है आपको बेरिलियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 81 का आंसर हो जाएगा बेरिलियम। यह आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, क्या आंसर है, बेरिलियम। Beryllium mineral is primarily employed as moderator in nuclear reactor for the production of atomic power, in the spring industry, in the manufacturing fluorescent light, in ship carburetors, in cyclotrons and other devices. It is found in the igneous rock in the Gaya district. यहाँ पर दिया गया है इस बुक में, इस मिनरल वही बातें हैं, इट इज फाउंड इन द गया डिस्ट्रिक्ट। यहीं से यह क्वेश्चन को फ्रेमिंग किया गया है बेरिलियम पर। तो ठीक, सेम बात है, इसको फिर से हम रिपीट यहाँ नहीं कर रहे हैं, सेमी पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया।
उसके बाद है ए ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति वाज एस्टैब्लिश्ड इन पटना बाय सचिंद्र नाथ सन्याल इन व्हिच सचिंद्र नाथ सन्याल जो है आपको ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति कब बिहार में स्टैब्लिश करता है, तो 1913 में स्टैब्लिश करता है। याद रखिएगा, अनुशीलन समिति का जो ब्रांच है पटना में सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा कब स्टैब्लिश किया जाता है, तो 1913 में स्टैब्लिश। Who formed the Bihar Provincial Congress Committee in 1908? तो बिहार प्रोविंशियल कमेटी जो 1908 में बनता है, इसको कौन बनाता है, तो याद रखिएगा यह जो 1908 में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जो है यह बनाने वाले कौन है, तो यह है नवाब सरफराज हुसैन खां। नवाब सरफराज हुसैन खां जो है यह आपको बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी 1908 में अनुशीलन समिति, ठीक है। देखिए बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी एट द सोनपुर फेयर इन 1908 एन इंपॉर्टेंट मीटिंग वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ नवाब सरफराज हुसैन खां बहादुर। इनका क्या नाम है, नवाब सरफराज हुसैन खां बहादुर। ये एट व्हिच ए बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी वाज फॉर्म्ड, यह याद रखिएगा। सोनपुर फेयर में आपको इन 1908 एन इंपॉर्टेंट मीटिंग वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ Nawab Sarfraz Hussain Khan Bahadur, at which Bihar Provincial Congress was formed. In the next Congress session at Madras, ठीक है, बाकी information. The first session of Bihar Provincial Conference met at Patna early 1908 with Sir Ali Imam as its president. तो पहली जो यह आपको बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी कब बना, तो 1908 में बना। कहाँ पर बना, तो सोनपुर फेयर में बना। और इसके पहले प्रेसिडेंट जो है कौन है, नवाब सरफराज हुसैन खां, यही स्थापित किया। उसके बाद जब पटना में हुआ इसका मीटिंग फर्स्ट सेशन बनने के बाद, तो यह जो है आपको इसके प्रेसिडेंट कौन बने, तो सर अली इमाम बने। यह दोनों भी जो है पॉइंट आपको याद रखना है। जब फाउंडेशन हुआ तो वो किसने किया था, नवाब सरफराज हुसैन अली खां ने किया। और उसका जब पटना में मीटिंग हुआ तब इसके कौन प्रेसिडेंट थे, तो सर अली इमाम थे। नवाब सरफराज हुसैन खान ने बनाया था। हु फॉर्म्ड द बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी 1908, तो नवाब सरफराज हुसैन खान ने बनाया था। उसके बाद है वेयर वाज द ऑल इंडिया किसान सभा फाउंड इन 1936। ऑल इंडिया किसान सभा जो है आपको जो कहाँ बना था, तो लखनऊ में बना था। इसका नाम क्या था, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। लेकिन बाद में इस लोग को लगा जो कांग्रेस जो है हमारा सारा डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो इसने अपना नाम क्या रख लिया था, ऑल इंडिया किसान सभा। पहले कांग्रेस ही नाम था इसका, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस, लेकिन बाद में यह जो है अपना नाम क्या कर लिया, ऑल इंडिया किसान सभा। तो इसके कहाँ बना था, तो 1936 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। बिहार किसान सभा से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है सहजानंद सरस्वती, याद रखिएगा। इसका जो मीटिंग होता है आपको कहाँ पता है, 1936 में ही लखनऊ में होता है पहला मीटिंग, और 1936 में ही फैजाबाद में भी इसका मीटिंग होता है दूसरा मीटिंग। तो वहां पर एनजी रंगा आपको प्रेसिडेंटशिप कर देते हैं। तो 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा बनता है लखनऊ में, और 1936 में ही इसका दूसरा मीटिंग होता है फैजाबाद में। तो पहला मीटिंग का प्रेसिडेंटशिप कौन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो इसको बनाने वाले हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो बिहार के किसान लीडर होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं बिहार। तो ठीक है, ये सरफराज हुसैन खान का तो हम लोगों ने देख लिया। देखिए सहजानंद सरस्वती जो है 1927 में आपको बिहटा में एक सीताराम आश्रम बनाते हैं। उसके बाद पटना लेजिस्लेटिव असेंबली काम जो इनका, पटना डिस्ट्रिक्ट किसान सभा इनके द्वारा बनाया जाता है 1928 ईस्वी में। पहला जो है पटना डिस्ट्रिक्ट किसान सभा वाज फाउंड अंडर द लीडरशिप ऑफ सहजानंद सरस्वती। पटना डिस्ट्रिक्ट किसान सभा लेटर कल्मिनेटेड इन बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इन 1929। यह भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा आपको 1929 ईस्वी में बनाया जाता है, किसके द्वारा, सहजानंद सरस्वती के द्वारा। जो पहले पटना डिस्ट्रिक्ट केवल पटना लेवल पर जो था पटना डिस्ट्रिक्ट किसान सभा बना 1928 में। इसी का जो है एरिया जो है
एक्सपेंड करके पूरे बिहार के लिए किसान सभा बनाया गया 1929 में। यही जो है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, जिसके फाउंडर कौन है, शाहजानंद सरस्वती, यही आपको 1936 में लखनऊ में एनजी रंगा, जो साउथ इंडिया के किसान लीडर हैं। 3 किसान लीडर फेमस है, एक है गुजरात के लीडर, एक बिहार के लीडर और एक साउथ इंडिया से। तो साउथ इंडिया से एनजी रंगा, बिहार से शाहजानंद सरस्वती और गुजरात से क्या नाम है, गुजरात का भी एक लीडर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है गुजरात की हिस्ट्री। ठीक है, देख चेक कर लीजिएगा, 3 किसान लीडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये ऐसे आपको सोनपुर गया ने, हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर सर्चलाइट स्टार्टेड बाय सच्चिदानंद सिन्हा। यह इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझ लीजिए, यह इंफॉर्मेशन आपको बहुत गलत इंफॉर्मेशन, आपको बहुत जगह गलत इंफॉर्मेशन। तो हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर सर्चलाइट, तो फर्स्ट न्यूज़पेपर जो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था सर्चलाइट, इसके फर्स्ट एडिटर कौन है, तो सैयद हैदर हुसैन है। इसके फर्स्ट एडिटर कौन है, सैयद हैदर हुसैन है इसके फर्स्ट एडिटर। यह लिखा गया, सच्चिदानंद सिन्हा एंड सैयद हसन इमाम स्टार्टेड द publication of newspaper called Searchlight. It began to be published from 15th July 1918. The first editor was Syed Haider Hussain. Second editor was Maheshwar Prasad. मुरली मनोहर प्रसाद वाज लॉन्गेस्ट सर्विंग एडिटर। यह पॉइंट आपको सही है। उसके बाद इसमें जो लिखा गया है, द बिहार बंधु वाज, बिहार बंधु व बालकृष्ण भट्ट। यह बालकृष्ण भट्ट एकदम काल्पनिक नाम है, इसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है, गलत है। एंड केशव राम भट्ट इन 1872। इट स्टार्टेड इन कलकत्ता एंड लेटर मूव्ड इट्स प्रेस। तो यहाँ पर भी आधा इंफॉर्मेशन है, यह हम आपको आगे स्लाइड में दिखाएंगे। द बिहार हेराल्ड बाय गुरु प्रसाद सिंह इन 1872, यह भी गलत इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया। बिहार टाइम्स इन 1894 बाय सच्चिदानंद सिन्हा। अब आपको जो सब गलत बताया है यह पहले देख लीजिए। तो पहले देखिए बिहार हेराल्ड, बिहार हेराल्ड कब स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग इन 1874, पब्लिश्ड एवरी सैटरडे, इसके द्वारा गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। यह न्यूज़पेपर खुद बता रहा है जो 1874 में हम स्टार्ट हुए हैं। इम्तियाज अहमद इसको क्या लिख रहा है, 1875। 1872 बहुत कम ही आपको नोट सब में देखने को मिलता है, जो ज़्यादा अच्छा से रिसर्च नहीं किया वह आपको 1872 देखा देगा, लेकिन 1872 से बिहार हेराल्ड का कनेक्शन नहीं है। न्यूज़पेपर आपको दिख रहा है, मान लीजिए जो न्यूज़पेपर में दिया है खुद 1874, और इम्तियाज अहमद जो है 1875 दे रहा है, लेकिन न्यूज़पेपर में खुद है। गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार का पहला न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया, तो यहाँ पर 1872 वाला पॉइंट है। उसके बाद जो बिहार का पहला हिंदी न्यूज़पेपर है, बिहार का पहला हिंदी न्यूज़पेपर है, यह कौन सा है, तो 1872 ईस्वी में बिहार बंधु स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा, मदन मोहन भट्ट। याद रखिएगा, मदन मोहन भट्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। यह पब्लिश कहाँ से हो रहा था, कलकत्ता से हो रहा था। यह सब इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से सुन लीजिए, नहीं तो आप बार बार कंफ्यूजन होगा, क्योंकि यह सब इन्फॉर्मेशन अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो नोट्स है वहां पर गलत आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसलिए यहाँ पर देख लीजिए। यह 1872 में बिहार बंधु मदन मोहन भट्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो कलकत्ता से पब्लिश हो रहा था। जब इसको 2 साल के बाद 1874 में पटना से पब्लिश किया जाने लगा, तो इस मदन मोहन भट्ट का जो भाई है, देखिए एट पटना द बिहार बंधु वाज एडिटेड बाय केशव राम भट्ट, यंगर ब्रदर ऑफ मदन मोहन भट्ट। तो जब पटना से इस मदन मोहन भट्ट का भाई पब्लिश करने लगा 1874 में, तो यह याद रखिएगा केशव राम भट्ट कौन था, मदन मोहन भट्ट का भाई था। यह 1874 ईस्वी में पटना से इसको पब्लिश करने लगा था। तो याद रखिएगा बिहार बंधु बिहार का पहला वीकली अखबार, साप्ताहिक अखबार स्टार्ट की इसके द्वारा किया गया, मदन मोहन भट्ट के द्वारा पब्लिश होता था कलकत्ता से। उसी न्यूज़पेपर को 2 साल के बाद पटना से जब पब्लिकेशन स्टार्ट किया गया, तो उसका एडिटर कौन बना, मदन मोहन भट्ट का भाई केशव राम भट्ट। यह तो भी हुआ बिहार का पहला साप्ताहिक अखबार। अब बिहार का जो पहला दैनिक अखबार है उसको भी देख लेते हैं। सर्वहितैषी बिहार का पहला दैनिक अखबार है, यह 1890 से स्टार्ट हुआ, पटना से स्टार्ट हुआ। इसको स्टार्ट करने वाला कौन था, महावीर प्रसाद। इतना इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, इतना सफिशिएंट आपको। बिहार का पहला दैनिक अखबार पूछा जाए तो सर्वहितैषी 1890 में स्टार्ट हुआ, पटना से स्टार्ट हुआ। स्टार्ट करने वाले एडिटर कौन थे, महावीर प्रसाद।
तो बिहार का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर गुरु प्रसाद सेन बिहार हेराल्ड 1874। बिहार का पहला साप्ताहिक अखबार बिहार बंधु 1872। मदन मोहन भट्ट 1874, उसी का भाई उसको पटना से पब्लिश करने लगा। केशव राम भट्ट बिहार का पहला दैनिक अखबार सर्वहितैषी 1890, पटना से महावीर प्रसाद। अब हम लोग फोकस करते हैं इस पर, तो सच्चिदानंद सिन्हा पर। तो सच्चिदानंद सिन्हा 1893 ईस्वी में इंग्लैंड से पढ़कर आते हैं और वो 1894 में सबसे पहले बिहार टाइम्स स्टार्ट करते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा, इसके जो एडिटर है महेश नारायण, याद रखिएगा यह 1906 तक चलता है। यह बिहार टाइम्स अपना नाम बदलता है, बिहारी करता है। कब से कब तक चलता है? 1906 से 1917। यह इसका जो फेमस एडिटर कौन है? महेश्वर प्रसाद। यह 1913 में डेली न्यूज़पेपर बन जाता है, लेकिन इसको बिहारी न्यूज़पेपर को बंद करना पड़ता है। फिर आपको जो है सर्चलाइट न्यूज़पेपर स्टार्ट होता है 1918 में। यह बाई वीकली है शुरुआत में। यह कब स्टार्ट होता है? द सर्चलाइट वाज लॉन्च्ड ऑन जुलाई 15, 1918। इसके बोर्ड में लगभग में 14 मेंबर होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। याद रखिएगा सर्चलाइट न्यूज़पेपर 1918 में स्टार्ट होता है, जो 1985 तक चलता है। 1920 में यह ट्राई वीकली होता है। 1930 में यह डेली बन जाता है। सैयद हैदर हुसैन इसके पहले एडिटर हैं, उसका महेश्वर प्रसाद इसके एडिटर बनते हैं, और मुरली मनोहर प्रसाद वाज लॉन्गेस्ट सर्विंग एडिटर। यही जो सर्चलाइट न्यूज़पेपर है, इसी का 1947 में हिंदी में न्यूज़पेपर पब्लिश होता है। इसी उसका नाम है प्रदीप। याद रखिएगा, प्रदीप सर्चलाइट का ही हिंदी पब्लिकेशन है, जो आपको डेली न्यूज़पेपर होता है 47 में। तो बिहार टाइम्स जो बिहारी में बदलता है, बिहारी बंद होता है, फिर सर्चलाइट स्टार्ट होता है। और इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे? तो तीनों को स्टार्ट करने वाले में मेन आदमी है सच्चिदानंद सिन्हा। वो खुद एडिटर नहीं है, याद रखिए, सब जगह एडिटर दूसरा आदमी है। बिहार टाइम्स का एडिटर महेश नारायण, बिहारी का एडिटर महेश्वर प्रसाद। यही महेश्वर प्रसाद फिर आपको सर्चलाइट में भी हेल्प करता है, सैयद हैदर हुसैन और महेश्वर प्रसाद। और इसका लॉन्गेस्ट सर्विंग एडिटर कौन है? मुरली मनोहर प्रसाद। तो यह सब इंफॉर्मेशन के साथ आपको बिहार का न्यूज़पेपर का हिस्ट्री भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर नहीं है। हम लोग आज का डिस्कशन यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं। उम्मीद है आपको यह जो डिस्कशन है थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा एग्जाम पर्पस के लिए। तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी अब 3-4 दिन बचा हुआ है एग्जाम का, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि लास्ट मोमेंट पर उनका भी कुछ रिवीजन हो जाए और उनका भी थोड़ा सा कल्याण हो। देखने के लिए धन्यवाद। कल कोशिश करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन को कवर करने का। थैंक यू।